रेस्पेक्टेड मेंटर स्टूडेंट्स, आज अपन एडवांस एग्रीकल्चर स्किल उन्नत कृषि कौशल में डॉक्टर बीपी सिंह साहब आज के दोनों सेशंस लेंगे 2 घंटे। कृषि सामग्री प्रदाय केंद्र और कृषि क्लिनिक स्थापित करने के संबंध में सर आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे और जो भी आपकी डाउट होगी क्वेश्चन आंसर के माध्यम से सर उसका जवाब भी देंगे, आपको बताएंगे, गाइड करेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन आंसर भी प्रॉपर क्वेश्चन आंसर पूछिए, माइक नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा, वो सब चीजें इसमें मत लिखा करें प्लीज, है ना। तो अब मैं बीपी सिंह सर को इनवाइट करता हूं कि वो अपना सेशन चालू करें। जी इसको देख के करेंगे फोकस। हाँ। धन्यवाद। आज का सत्र शुरू किया जाता है और जो भी इस कार्यक्रम के प्रतिभागी हैं, मध्य प्रदेश के समस्त डिग्री कॉलेज के जो मेंटर्स हैं और साथ ही साथ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं अपनी तरफ से। आज जो 2 घंटे का जो सत्र है उसमें 2 प्रमुख विषयों पे हमें चर्चा करनी है, जिसमें पहला विषय जो मुझे मिला है आपसे चर्चा करने के लिए वो है कृषि सामग्री प्रदाय केंद्र और दूसरा विषय है उसी से जुड़ा हुआ कृषि क्लिनिक कैसे स्थापित करें। इन 2 विषयों के ऊपर आज की चर्चा केंद्रित रहेगी। 2 घंटे का ये सत्र है। वर्तमान समय में आप देखते होंगे कि कृषि का क्षेत्र काफी विकसित हो रहा है और खास करके कृषि व्यवसाय का क्षेत्र काफी विकसित हो रहा है। आप जिस जिले में भी होंगे, अगर आप उसका आकलन करें तो बीज से लेकर विभिन्न तरह के खाद, फर्टिलाइजर्स और जो पेस्टिसाइड्स हैं, कीटनाशी औषधियां हैं, फफूंदनाशी औषधियां हैं, इनका जो बाजार है वो कम से कम 1000 करोड़ रुपए का हर जिले में हो रहा है वर्तमान समय में, और इसके काफी तेजी से विकसित होने की संभावनाएं हैं। पुरानी पद्धति अगर हम देखते हैं तो किसान अपने पास अपना ही बीज अपने खेती के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन समय के साथ उन्नत बीजों का विकास हुआ है, जिससे कि कृषि की जो पैदावार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। नई नई तकनीकों के आने के कारण, चाहे वो खाद का क्षेत्र हो, खाद का व्यवसाय हो, या कीटनाशी, फफूंदनाशी और अन्य दवाइयों का व्यवसाय हो, ये काफी तेजी से हमारे यहाँ बढ़ रहा है। जो विद्यार्थी हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि भारत सरकार और नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर की एक बड़ी अभिनव योजना शुरू की गई है। यदि आप 12वीं कक्षा कृषि से उत्तीर्ण किए हुए हैं या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, खास करके बायोलॉजी से, इन दोनों तरह के और कहीं कहीं के कुछ महाविद्यालयों में सीड टेक्नोलॉजी का भी में भी बीएससी का पाठ्यक्रम संचालित होता है। इन तीनों तरह के लोग एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर के जो
संचालित कार्यक्रम है, मुख्यतः मैनेज हैदराबाद इसको संचालित करता है और इसके लिए जो अनुदान है वो अनुदान की राशि नाबार्ड के द्वारा प्रदाय की जाती है। तो ये योजना काफी महत्वपूर्ण योजना है। एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर की जो योजना है, उस योजना के माध्यम से अगर आप अपना व्यवसाय शुरू करते हैं, वो चाहे कृषि आदान केंद्र हो, कृषि सामग्री प्रदाय केंद्र हो या कृषि क्लिनिक आप स्थापित करना चाहते हैं, दोनों ही क्षेत्रों में आपको ये स्थापित करने के लिए ACABC नाम की जो योजना है, एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर की जो योजना है, इस योजना के माध्यम से आपको अधिकतम 20 लाख रुपए का ऋण प्रदाय किया जाता है अगर एक व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि ये 20 लाख रुपए में व्यवसाय करना थोड़ा सा माने धनराशि कम है, तो सरकार ने इसकी भी व्यवस्था की है कि अगर 5 ऐसे लोग जो एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर के पात्र हैं, तो इन लोगों को एक साथ मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म तैयार करके और उसके ऊपर 1 करोड़ की ऋण राशि का प्रावधान रखा गया है। सरकार ने जो अनुदान देने का प्रावधान नाबार्ड के माध्यम से रखा है, वो सामान्य वर्ग के युवाओं के लिए 36% है। 36% सामान्य वर्ग के युवाओं के लिए और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए 44%, 44% की अनुदान राशि सुनिश्चित की गई है। तो ये योजना काफी महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना में आप कैसे भाग ले सकते हैं, कैसे इसका प्रशिक्षण आप प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा आपसे चर्चा कर दूं, जिससे कि आपकी रुचि विकसित हो इस एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर को विकसित करने के लिए। मध्य प्रदेश में कुल 7-8 संस्थाएं हैं जो एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर के कार्यक्रम आयोजित करती हैं। यह कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क होता है और इसमें हम आवास की व्यवस्था भी, हॉस्टल फैसिलिटी भी उपलब्ध कराते हैं, भोजन की फैसिलिटी भी उपलब्ध कराते हैं। यानी आप कहीं दूर दराज मध्य प्रदेश के अगर युवा हैं और इस योजना के लिए आप पात्रता रखते हैं, तो इन संस्थाओं से जो मैं आगे बताऊंगा उसको आप नोट कर सकते हैं और उन संस्थाओं से आप संपर्क स्थापित करके आप एक 6 सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, जिस प्रशिक्षण का नाम है एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये प्रशिक्षण संस्थाएं, सबसे पहले तो जो पहला नाम है जिस संस्था में मैं काम करता हूं वो है सेडमैप, सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मध्य प्रदेश, उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश के रूप में ये जाना जाता है। और ये संस्था एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर का 6 सप्ताह का रहवासी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम हम आयोजित करते हैं जो पूरी तरह से निःशुल्क होता है। इस आयोजन के लिए जो फंडिंग हमको मिलती है वो मैनेज हैदराबाद से मिलती है, यानी प्रशिक्षणार्थियों को कोई खर्च वहन नहीं करना पड़ता है। अपने यहाँ से उस प्रशिक्षण केंद्र तक आने के लिए ही खर्च वहन करना पड़ता है। इसके अलावा रहने और भोजन आवास की सारी सुविधा और प्रशिक्षण की सुविधा ये प्रदान की जाती है। तो हर जिले में सेडमैप के जिला समन्वयक उपलब्ध हैं, आप संपर्क कर सकते हैं और कब हम इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं इसका हमारे जिला समन्वयक के माध्यम से जो
जिनका संपर्क जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में आप कर सकते हैं, उनके माध्यम से पता कर सकते हैं कि हमारे प्रशिक्षण शुरू करने की तारीख क्या है। अप्रैल माह से लेके आगे हम प्रशिक्षण प्रारंभ करेंगे, तो उसकी सूचना जो है आप जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में जाकर उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश के जो जिला समन्वयक हैं उनसे आप इसकी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के बारे में भी मैं बता दूं। एक संस्था है एमपीकॉन, मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये संस्था भी भोपाल में है और इस संस्था के माध्यम से भी जिस तरह से हम सेडमैप के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होता है, उसी तरह से वो संस्था भी रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करती रही है और आगे भी वो आयोजित करेंगे, तो इन संस्था से भी आप संपर्क साध सकते हैं। तीसरी एक संस्था है कार्ड, एक एनजीओ है और इस एनजीओ से भी आप संपर्क कर सकते हैं और इस एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर के कार्यक्रम में आप इनके माध्यम से भी भाग ले सकते हैं। चौथी संस्था है इंडो जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ये संस्था भी भोपाल में ही स्थित है और इनको भी एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए टारगेट आवंटित किया जाता है और ये भी 6 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम उसी तरह से आयोजित करते हैं जैसे अन्य संस्थाओं के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके अलावा एक संस्था जिसकी पहुंच जिला स्तर तक भी है वो है जन अभियान परिषद। जन अभियान परिषद का भी कार्यालय आप अपने जिले में ढूंढ सकेंगे और वहां से भी आप पता कर सकते हैं कि वो संस्था इस कार्यक्रम को कब और कहां पे आयोजित करने जा रही है। इसके अलावा बोरोवा बायोटेक रिसर्च इंस्टीट्यूट है खरगोन में, वो भी इस तरह के पाठ्यक्रम को, इस तरह के रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम को वो बोरवा बायोटेक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो खरगोन में स्थित है वो भी आयोजित करते हैं। इंदौर की भी एक संस्था है जिसके प्रमुख हैं श्री चौहान और उज्जैन में भी आप संपर्क कर सकते हैं इस पाठ्यक्रम को लेके। एक लाइवलीहुड कॉलेज है रतलाम जिले में और उनको भी इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन करने का अधिकार मिला हुआ है, वो भी इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। एक यूनिवर्सिटी है सेज यूनिवर्सिटी इंदौर में और वो सेज यूनिवर्सिटी इंदौर से संपर्क करके उनके माध्यम से भी एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर की स्थापना के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन उनके माध्यम से भी किया जाता है। उसमें भी आप भाग लेके वही प्रमाण पत्र आप प्राप्त कर सकते हैं जिसके माध्यम से आपको 20 लाख रुपए का बैंक ऋण प्राप्त होगा, जिसमें यदि आप सामान्य वर्ग के हितग्राही हैं तो उसमें 36% के दर से अनुदान प्राप्त होगा और यदि आप अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के विद्यार्थी हैं, हितग्राही हैं, ऐसा सेंटर स्थापित करना चाहते हैं तो आपको 44% का अनुदान प्राप्त हो सकेगा। तो ये रही एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर स्थापित करने के लिए जो सुविधाएं जो भारत सरकार और नाबार्ड राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि विकास बैंक के द्वारा प्रदान की जाती है उनके माध्यम से भी ये हो सकता है। हर जिले में नाबार्ड के एक असिस्टेंट जनरल मैनेजर या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर का एक पद होता है, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कहाँ आयोजित किया जा रहा है
उनके माध्यम से भी आप संपर्क ढूंढ सकते हैं कि आपको यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध हो जाए। मैं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में इतना जोर इसलिए दे रहा हूं कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम और इसके प्रमाण पत्र के उपरांत ही आपको जो अनुदान राशि है वह आपको प्राप्त हो सकेगी। सामान्य वर्ग के लिए 36% और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 44%। तो यदि आप चाहते हैं अपना एग्री क्लिनिक शुरू करना या एग्री बिजनेस सेंटर आप शुरू करना, तो निश्चित रूप से आप अगर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले लेते हैं जो पूरी तरह से निःशुल्क है, तो आगे चल के आप अनुदान राशि का जो शासन के माध्यम से, जो नाबार्ड के माध्यम से अनुदान आपको प्राप्त होने वाला है, उसका आप लाभ ले सकते हैं। इसलिए मैं विद्यार्थियों को यह सलाह देता हूं कि यदि आप इस क्षेत्र में पदार्पण करना चाहते हैं, इस क्षेत्र में व्यवसाय करके अपना आत्मनिर्भर आप बनना चाहते हैं, तो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को में भाग लेना उनके लिए एक अच्छी बात होगी और जानकारियां भी मिलेंगी और इसको स्थापित करने के लिए जो शासन से अनुदान राशि है वो भी आपको प्राप्त होगी। अब आइए, ये प्रशिक्षण के बारे में और अनुदान के बारे में बताने का उद्देश्य यही था कि आपके भीतर एक जिज्ञासा जागृत हो कि हम इस क्षेत्र में भी कार्य कर सकते हैं और इसमें शासन काफी अनुदान दे रही है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की भी एक सरकार की परिकल्पना है। तो वो आत्मनिर्भर आप कैसे बनेंगे जब आप अपने जगह पे जहां के आप रहने वाले हैं और अपना जो आपका संसाधन होगा उस संसाधनों का उस इस्तेमाल करते हुए और शासन से कुछ अनुदान प्राप्त करके आप आत्मनिर्भर बन सकें। तो आत्मनिर्भरता के बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं। उसमें एक क्षेत्र ये भी है कृषि सामग्री प्रदाय केंद्र स्थापित करना और कृषि क्लिनिक की स्थापना करना। ये आपके लिए ये एक अच्छा सुनहरा अवसर है जो सरकार आपको देना चाहती है और इसी उद्देश्य के साथ आज ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। दो विषय जिस पे मुझे चर्चा करनी है, पहला है कृषि सामग्री प्रदाय केंद्र। यह प्रदाय केंद्र आप काफी हद तक देखते होंगे अपने आसपास, अपने जिले में, अपने विकास खंड में, अपने जो बड़े गांव होते हैं, जो विकास खंडों के आसपास या क्लस्टर विलेज में भी इस तरह का कृषि सामग्री प्रदाय केंद्र आप देखते होंगे, जहां पे आपको खाद मिल जाती है, जहां पे आपको रासायनिक खाद से लेके आपको जैविक खाद भी मिल जाती है। कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व जो हैं वो भी वहां पे विक्रय के लिए उपलब्ध रहते हैं और इसके अलावा बहुत बड़ा व्यापार बीजों का हुआ करता है। माने ये बीज हो सकते हैं, अनाज के बीज हो सकते हैं, दलहनी फसलों के बीज हो सकते हैं, तिलहनी फसलों के बीज हो सकते हैं, सब्जियों के बीज हो सकते हैं, फलों के बीज हो सकते हैं और फलों के पौधे भी हो सकते हैं। इस तरह का विक्रय केंद्र एक स्थापित होता है। तो आप इस तरह के विक्रय केंद्र आप देखते हैं, उसी तरह के विक्रय केंद्र के ऊपर आज थोड़ी चर्चा हम करेंगे। इस विक्रय केंद्र में आप यदि देखेंगे तो खाद, बीज और कीटनाशी औषधियों के अलावा बहुत छोटे छोटे कृषि औजार भी कहीं कहीं पे बिकते हैं। जैसे भोपाल में इस तरह का जो कृषि सामग्री प्रदाय केंद्र है, उसमें कहीं खुरपी, कहीं फावड़ा, कुदाली और जो फलदार पौधों को काटने के लिए स्कैटियर और कैंची, इस तरह की छोटी छोटी चीजें भी
मिलती हैं। इसके अलावा स्प्रेयर वगैरह फसलों पे छिड़काव करने के लिए जो स्प्रेयर और डस्टर, ये सारी चीजें भी इस कृषि प्रदाय केंद्र में देखी जाती हैं। तो कृषि प्रदाय केंद्र में वह सारी चीजें होनी चाहिए जो किसानों के लिए उपयोगी होती है। किसान जब किसानी करता है तो खेती के साथ साथ वो उद्यानिकी भी करता है। कृषि को अगर कहते हैं कि कृषि में क्या क्या होता है, सम्मिलित होता है, तो आप मानिए कि कृषि में अनाज, दलहन और तिलहन का जो उत्पादन है, यह मूलतः इसको डिफाइन किया गया है कि ये कृषि कार्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो किसान होते हैं, इसके अलावा 2 अन्य विधाओं में या 3 अन्य विधाओं में भी कार्य करते हैं। कृषि के साथ साथ वही किसान उद्यानिकी फसलों पे भी काम करता है। उद्यानिकी फसलों के 5 क्षेत्र होते हैं। फल का क्षेत्र होता है, सब्जियों का क्षेत्र होता है। कुछ किसान अपनी खेती के साथ साथ फलदार वृक्ष भी लगाए रहते हैं, जिससे भी उनको एक आमदनी का जरिया बनता है। कुछ किसान अपनी खेती के साथ साथ कुछ छोटे भूखंड पर सब्जियों का उत्पादन लेते हैं और उसको बेच के उनको नियमित आमदनी और ज्यादा आमदनी होती है, तो वो भी एक क्षेत्र है। तो ये उद्यानिकी के क्षेत्र में फल आ सकता है, सब्जियां आ सकती हैं। इसके अलावा मसाला फसलें हैं, जैसे आप देखते होंगे कहीं प्याज का बड़ा उत्पादन हो रहा है, कहीं लहसुन का उत्पादन हो रहा है, कहीं आप देखते होंगे कि अदरक का काफी भारी मात्रा में उत्पादन हो रहा है, कहीं हल्दी का उत्पादन हो रहा है, कहीं मिर्च का उत्पादन हो रहा है। तो ये सारी मसाला फसलों का भी एक क्षेत्र है। तो आपके कृषि सामग्री प्रदाय केंद्र में इन फसलों के भी बीज उपलब्ध होने चाहिए, जिसको किसान ही खरीदने के लिए आते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अनाज, दलहन और तिलहन के बीज हम रखेंगे। हमको फलदार पौधों के, जैसे पपीता के बीज हो सकते हैं, या सब्जियों के बीज हो सकते हैं, या मसाला फसलों के बीज या कंद हम अपने कृषि सामग्री प्रदाय केंद्र में बेचने के लिए उपलब्ध कर सकते हैं। और इसके अलावा फूलों के भी बीज इसी कृषि सामग्री प्रदाय केंद्र में रखे जाते हैं, जिसको किसान खरीदते हैं। कुछ किसानों को आपने ऐसा भी देखा होगा कि वो फूलों की खेती करके भी अपनी जीविकोपार्जन करते हैं, या कृषि के साथ साथ कुछ छोटे भूखंड पे फूलों की वो खेती करते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा एक क्षेत्र उद्यानिकी फसलों का और होता है, औषधीय और सुगंधित फसलों का। औषधीय फसलों में जैसे मध्य प्रदेश में जो नीमच और मंदसौर का क्षेत्र है, वहाँ ईसबगोल का उत्पादन बहुत होता है, अश्वगंधा का उत्पादन बहुत होता है, कहीं पे चंद्रसूर का, लैपीडियम सटाइवम का उत्पादन होता है, तो कहीं पे मुनगा है, मोरिंगा ओलिफेरा जो प्रजाति है, जिसको आप कहीं सहजन कहते हैं, कहीं मुनगा कहते हैं, उनके अच्छे उन्नत प्रभेद के बीज रखे जाते हैं इस तरह के कृषि सामग्री प्रदाय केंद्र में। तो ये भी आप कर सकते हैं, यानी अनाज के बीज हो सकते हैं, दलहनी फसलों के बीज हो सकते हैं आपकी कृषि सामग्री प्रदाय केंद्र में, तिलहनी फसलों के बीज हो सकते हैं। इसके अलावा फलदार पौधों के भी बीज और प्लांटिंग मटेरियल हो सकते हैं। और कुछ कृषि सामग्री प्रदाय केंद्र में हमने ये भी देखा है कि इन बीजों की नर्सरी करके और जैसे पौध तैयार करके वो भी बेचने के लिए उपलब्ध रखते हैं। तो ऐसा भी कार्य किया जा सकता है। यानी बीज का क्षेत्र अगर आप समझें तो
अनाज के बीज, दलहन के बीज, तिलहन के बीज, फलों के बीज, सब्जियों के बीज, मसाला फसलों के बीज और इसके अलावा औषधीय और सुगंधित फसलों के बीज यहाँ पे रखे जाते हैं। जो ग्रामीण आजीविका है वह कृषि पे तो निर्भर करती है, उद्यानिकी पे भी निर्भर करती है। इसके अलावा एक दो क्षेत्रों में और उसकी निर्भरता है। कुछ लोग अपनी ग्रामीण आजीविका में, वही किसान हैं, वो अपनी कृषि और उद्यानिकी फसलों के अलावा डेयरी या पशुपालन के क्षेत्र में भी पदार्पण करते हैं। कुछ लोग बकरी पालन का कार्य करते हैं, कुछ लोग गाय भैंस पालन का कार्य करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुर्गी पालन और दूसरे क्षेत्रों में भी पदार्पण करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग मत्स्य पालन का भी कार्य करते हैं, कुछ लोग मशरूम का उत्पादन का कार्य करते हैं कृषि के साथ साथ। और इस तरह के जो कृषि से संबद्ध क्षेत्र हैं, तो उन क्षेत्रों में भी अगर आप कृषि सामग्री प्रदाय केंद्र स्थापित करते हैं तो इन संबद्ध क्षेत्रों के व्यवसाय में भी आप धीरे धीरे इंटर कर सकते हैं। जैसे कहीं नर्सरी अगर स्थापित है तो उन नर्सरी के पौधों के जो फलदार पौधे हैं उनकी पौध सामग्री भी अपनी दुकान के सामने अगर आप रखते हैं तो संभव है कि आपको बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है और एक दो पौधे भी आपके बिक सकते हैं। वो चाहे आम के पौधे हों, चाहे अमरूद के पौधे हों, चाहे अनार के पौधे हों। इस तरह से जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाले, जिससे कि कुछ कमाई हो सकती है, इस तरह के पौधों की पौध सामग्री हो सकती है। कुछ किसान अपने खेत की मेड़ों पे लगाना चाहते हैं इमारती लकड़ियों के वृक्ष। जैसे आपने देखा होगा खेत की मेड़ों पे कुछ लोगों ने लगा रखे होंगे शीशम के या सागौन के या यूकेलिप्टस के पेड़ अपनी बाउंड्री पे लगाते हैं। तो उस तरह के वृक्षों की भी पौध सामग्री आप उपलब्ध करा सकते हैं। ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ किसान जलाऊ लकड़ी के उत्पादन के लिए, जिसमें तेजी से और ज्यादा मात्रा में जलाऊ लकड़ी पैदा हो सकती है, तो उस क्षेत्र में भी जो पौध सामग्री है या बीज है उसको भी कर सकते हैं। विगत कुछ वर्षों से लोगों का ध्यान बांस के ऊपर भी केंद्रित हुआ है। तरह तरह की प्रजातियों के बांस जो फर्नीचर उद्योग में इस्तेमाल होते हैं बड़ी मात्रा में, जैसे बम्बूसा टुरला है या बैम्बूसा बाल्कोआ है, तो उसके बीज, उसके प्लांटिंग मटेरियल इस तरह के कृषि सामग्री प्रदाय केंद्र के माध्यम से बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे। तो मैं पशुपालन के क्षेत्र में जो बात कर रहा था, तो पशुपालन के क्षेत्र में जो आपकी कृषि सामग्री प्रदाय केंद्र है उसमें पशुओं के जो सामान्य रोग होते हैं उनकी दवाइयां रखी जा सकती हैं। आप इस केंद्र का और विस्तार अगर करना चाहते हैं तो आजकल फ्रोजन सीमेन और आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान का समय है। पशुओं की नस्ल सुधार कार्यक्रम के लिए कृत्रिम गर्भाधान को हमारे आधुनिक किसानों ने बड़े पैमाने पे अपनाया है। उनको वेटनरी हॉस्पिटल जाना पड़ता है अपने जानवर को लेके, जिससे वो परेशान होते हैं। यदि आप इसका भी स्टॉक करते हैं, फ्रोजन सीमन का स्टॉक कर लेते हैं और एक टेक्नीशियन जिसको आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन करने का ज्ञान होता है, तो वो घर पहुंच सेवा दे सकता है कृत्रिम गर्भाधान के ऊपर, और इस माध्यम से भी अपने व्यवसाय को आप कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं। और आजकल तो जो विज्ञान ने जो तरक्की की है, तो आप जान लीजिए कि आजकल सेक्स सेग्रीगेटेड सीमन भी तैयार किए जा रहे हैं भारत में। और सेक्स सेग्रीगेटेड सीमेन से ये फायदा होगा कि अगर
इसके माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान कराया गया तो आपकी गाय से सिर्फ बछिया ही होगी, आपकी भैंस से सिर्फ पड़िया ही पैदा होगी। तो ऐसे सेक्स सेग्रीगेटेड सीमन को लेकर आप एक टेक्नीशियन रखकर ये व्यवसाय कर सकते हैं, जिसमें आप करीब 95% तक गारंटी दे सकते हैं कि हम थोड़ा पैसा ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन आपको ये समस्या नहीं हो पाएगी कि माने फीमेल काफ ही वहाँ पे तैयार होगी। तो कृषि सामग्री प्रदाय केंद्र में इस विषय पर भी आप सोच सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि कृषि सामग्री प्रदाय केंद्र के बारे में आप के भीतर क्लास 2 वाली क्वेश्चंस जो है ना, हाँ, इसका आंसर दे दीजिएगा। हाँ ठीक अभी है, इतनी है, हाँ, और आएंगे तो इसको भी कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि कृषि का सामग्री प्रदाय केंद्र के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी हुई है। अब इसको शुरू करने के लिए जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो क्या क्या होती हैं, इसको भी जान लेना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो जब आप कृषि सामग्री प्रदाय केंद्र शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपनी फर्म का एक पंजीयन करा लीजिए। ये फर्म का पंजीयन कैसे होता है? आपके जिले में या संभाग में रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी का एक कार्यालय होता है, वहां आप जाइए और आप अपना बताइए और एक आवेदन पत्र आपको भरना होगा और आप अपनी फर्म का जो भी नाम रखना चाहते हैं वो नाम रख के और रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी के कार्यालय में अपनी फर्म का एक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह रजिस्ट्रेशन कई तरह से हो सकता है। सोल प्रोप्राइटरी यानी हम पूर्ण मालिक हम ही हैं, तो इस आधार पे सोल प्रोप्राइटरी के रूप में इसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। पार्टनरशिप फर्म के रूप में हो सकता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर के रूप में इसका पंजीयन हो सकता है फर्म का। इसके अलावा कंपनी फॉर्म में इसका पंजीयन हो सकता है और फर्म का रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह के फॉर्म में भी होता है। तो रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी में आपको अपने फर्म का पंजीयन करा लेना चाहिए। दूसरा जो पंजीयन होता है कि आप कहीं दुकान स्थापित कर रहे हैं तो नगर निगम के माध्यम से एक गुमास्ता का पंजीयन होता है। शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है और नगर निगम कार्यालय या नगर पालिका कार्यालय में जब आप जाएंगे तो वहां पे एक सेक्शन होता है जो गुमास्ता का सेक्शन होता है। वहां जाके आपको अपनी शॉप इस्टेब्लिशमेंट का पंजीयन कराना होगा। ये पंजीयन आवश्यक है। इस पंजीयन को करा लीजिए, जिससे ये पता चलता है कि आपकी इकाई जो है, आपकी जो दुकान है, वो किस लोकेशन पे स्थित है। यह जानकारी इस पंजीयन के माध्यम से देनी पड़ती है और ये पंजीयन बड़ी सरलता से नगर पालिका या नगर निगम में हो सकता है। इसके अलावा एक तीसरा पंजीयन आपको कराना पड़ता है, क्योंकि इसमें आप बीज बेच रहे हैं, इसमें आप खाद बेच रहे हैं, इसमें आप कीटनाशी औषधियों को बेच रहे हैं, फफूंदनाशी औषधियों को बेच रहे हैं। तो इसके लिए उप संचालक कृषि का कार्यालय होता है जिले में, वहां से भी आपको एक लाइसेंस लेने की आवश्यकता होगी। तो वहां आप संपर्क करके और ये जो बीज और खाद की और पेस्टिसाइड्स की जो दुकान होगी, इसके लिए आप लाइसेंस प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए एक इसको कृषि सामग्री प्रदाय केंद्र को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे बड़ा रूप स्वरूप दिया जा सकता है।
तो एक मध्य प्रदेश का मैं उदाहरण देता हूं। एक मध्य प्रदेश में संस्था है जिसको वेबसाइट में आप सर्च करेंगे ई फसल के नाम से, ई फसल। वह संस्था देश के करीब 100-200 कृषि आदान उत्पादकों से उन्होंने नेटवर्किंग की कि आप हमको अपना उत्पाद प्रदाय करिएगा। तो चूंकि बड़े मात्रा में वो आदान को खरीदते हैं, इसलिए उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। दूसरा, उन्होंने ये काम किया कि पूरे मध्य प्रदेश में उन्होंने अपनी लगभग 500 फ्रेंचाइजी खोलने का टारगेट रखा और काफी मात्रा में उनकी फ्रेंचाइजी खुली भी। उन फ्रेंचाइजी के माध्यम से ये जो ई फसल का बोर्ड लगा के, तो उनको हर छोटे दुकानदार को कहीं अलग अलग जगह से सामान खरीदने की जरूरत नहीं है। वही ई फसल की चूंकि ये फ्रेंचाइजी है, तो ई फसल का जो हेडक्वार्टर है जो इंदौर में स्थित है, तो उस हेडक्वार्टर के माध्यम से सारी आदान, चाहे वो खाद हो, चाहे वो बीज हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे फंजीसाइड हो, वो सब थोक में परचेज करके और उस कंपनी को वो ऐसा ऑर्डर देते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सीधे इनके पास आ जाता है। जो फ्रेंचाइजी यूनिट है उनको बहुत बड़ा स्टॉक मेंटेन करने की आवश्यकता इंदौर में नहीं पड़ती है। वो कंपनी सीधे माल यहाँ पे डिस्पैच कर देती है, छोटे छोटे जो ई फसल के जो फ्रेंचाइजी यूनिट है उसको कर देती है। तो आप भविष्य में पहले छोटे पैमाने पे अपना व्यवसाय शुरू करिए। हमने ये कॉन्सेप्ट आपके सामने इसलिए रखा कि ये भी एक कॉन्सेप्ट है आगे बढ़ने के लिए कि आप जो केंद्र शुरू कर रहे हैं, कृषि सामग्री प्रदाय केंद्र, आप धीरे धीरे अपने जिले के विभिन्न विकास खंडों में या बड़े गांवों में आप उनको फ्रेंचाइजी दे सकते हैं और उनके माध्यम से ये व्यवसाय अपना शुरू करा के अपने व्यवसाय को कुछ और बड़ा बना सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात हो सकती है। इसके अलावा बड़े ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेज़न है, तो फ्लिपकार्ट है, तो स्नैपडील है, इनके नाम काफी चलते हैं। तो इनके माध्यम से भी आप अपने उत्पादों को बेचने की व्यवस्था बना सकते हैं। इससे भी आपकी मार्केटिंग कुछ हद तक बढ़ सकेगी। तो रही बात ये, अब आपके कुछ प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। हाँ, एक प्रश्न शैलेश ने एक प्रश्न किया है कि इस ट्रेनिंग के लिए 12 AG पास वाले स्टूडेंट ले सकते हैं क्या? बिल्कुल, मैंने बताया कि जो 12वीं कक्षा कृषि से पास किए हैं वो इस ट्रेनिंग को ले सकते हैं, और जो अनुदान की बात मैंने करी उसकी भी उन्हें पात्रता होगी। लेकिन 1.5 महीने का जो निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसका नाम है ACABC, उस पाठ्यक्रम में आपको भाग लेना ही होगा, तभी आप अनुदान के लिए पात्रता रखेंगे। तो इसलिए मैंने तमाम संस्थाओं का नाम हमने आपको बता दिया, उन संस्थाओं से संपर्क करके आप कर लीजिए। और जो बच्चे जो 12 AG नहीं किए हुए हैं, एग्रीकल्चर से 12वीं पास नहीं हैं, तो वो या तो सीड टेक्नोलॉजी में BSc अगर कर रहे हैं, या ये BSc जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री का एक ये होता है, तो वो विद्यार्थी भी इसमें पात्रता रखते हैं, तो वो विद्यार्थी भी इस अनुदान का लाभ ले सकते हैं। जी,
तो रही बात ये कि इस तरह का कार्यक्रम हो सकता है, और मैं समझता हूं कि मैं अपना ये वक्तव्य पूरा कर दूं, उसके बाद आप लोगों को जो भी प्रश्न करना होगा तो प्रश्नों के बारे में हम उस समय चर्चा कर सकते हैं। जी, माइक्रोबायोलॉजी से यदि ग्रेजुएशन है तो बिल्कुल कर सकते हैं। माने बायोलॉजी से आपका ग्रेजुएशन है, अगर माइक्रोबायोलॉजी भी है, सीड टेक्नोलॉजी भी है, प्योर जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री भी है, सब लोग पात्र हैं इस कार्यक्रम के लिए। लेकिन सब्सिडी के लिए आपको मैंने 6-7 संस्थाओं के नाम आपको बताए हैं, तो उन संस्थाओं में से किसी एक संस्था को चुनकर आप ये निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले लेंगे तो आपको अनुदान की पात्रता बनती है। और अनुदान इतना अच्छा है, 36% का अनुदान जो है, तो माने 10 लाख का अगर आप व्यवसाय करते हैं 3,60,000 का आपका हो जाता है, और अगर 20 लाख तक का व्यवसाय करते हैं तो 7,20,000 हो जाता है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 44% अनुदान है, यानी 10 लाख के अगर व्यवसाय के लिए बैंक से लोन लेते हैं तो 4,40,000, और अगर 20 लाख के का आप अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें 8,80,000 का अनुदान होता है। शेष राशि आपको ब्याज के समेत चुकता करनी पड़ेगी बैंकों को। तो ये शासन की बड़ी अभिनव योजना है, बड़ी अच्छी योजना है, और इस पे आपको ध्यान देना ही चाहिए। इसके अलावा कुछ कृषि सामग्री प्रदाय केंद्र, कुछ टिश्यू कल्चर लैब से संपर्क कर लेते हैं और उनके पौधे बेचते हैं। टिश्यू कल्चर में तमाम तरह के पौधे हो सकते हैं, कहीं गन्ने की खेती होती है तो गन्ने का भी टिश्यू कल्चर होता है, और कहीं पे केले की खेती होती है तो केले का भी टिश्यू कल्चर होता है। बांस भी बहुत अच्छी तरह से टिश्यू कल्चर के पौधे रहते हैं। तो इस तरह के पौधों को भी आप बेचने का व्यवसाय कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो जैसे हार्वेस्टर वगैरह भी, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसको किराए पे चलाने के लिए आपके पास अगर हार्वेस्टर नहीं है तो जो हार्वेस्टर्स वाले हैं आपके जिले में उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ कमीशन बेसिस पे आप मीडिएटर के रूप में, मध्यस्थ के रूप में अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। अपने पास कुछ पावर स्प्रेयर और डस्टर्स आप रख सकते हैं। जैसे कुछ फसलों पे कीट व्याधि अगर लग जाती है तो उन कीट व्याधियों के नियंत्रण के लिए कुछ दवाइयों का स्प्रे करना होता है, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड वगैरह का स्प्रे आपको करना होता है। तो किसान के पास हो सकता है पावर स्प्रेयर ना हो, तो किराए पे भी आप अपना पावर स्प्रेयर चला सकते हैं। आजकल ड्रोन संचालित भी स्प्रेयर चल गए हैं। अगर आप उसको भी अपने व्यवसाय में शामिल करते हैं और उसको भी किराए पे देके आप चला सकते हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से रोटावेटर, सीड कम फर्टिलाइजर, सीड ड्रिल, इस तरह का कुछ आप किराए पे देके भी अपने व्यवसाय में मुनाफा बढ़ा सकते हैं। हाँ, एक आकाश वर्मा जी हैं, उन्होंने लिखा है, सर कैन वी गेट ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेनिंग। बिल्कुल बिल्कुल, आप ऑनलाइन इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं सेडमैप से हूँ, उद्यमिता विकास केंद्र से, तो हमारी वेबसाइट पे आप देख लीजिए और एक पत्र लिख दीजिए या एक ईमेल कर दीजिए, तो हम लोग उसका जवाब दे देंगे कि कब हमारा कार्यक्रम शुरू हो रहा है। वैसे हमारे जो जिला समन्वयक हैं हर जिले में उपलब्ध हैं, इसलिए आप वहां भी जाके इसकी ऑफलाइन भी जानकारी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी आप जानकारी ले सकते हैं।
जितनी संस्थाओं के पते हमने नाम हमने बताए हैं उनसे आप करस्पॉन्डेंस कर लीजिए, और जिससे भी आपको प्रशिक्षण मिल सकता है तो उनसे आप प्रशिक्षण लेके आगे इस काम को आप बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, आज की पूरी चर्चा में दो विषय है। एक तो कृषि सामग्री प्रदाय केंद्र का विषय है, और दूसरा कृषि क्लिनिक कैसे स्थापित करें वह विषय भी है। मैं समझता हूं कि दोनों को मिक्स करके भी कोई ये काम को कर सकते हैं, और अलग अलग भी ये काम हो सकता है। कृषि क्लिनिक क्या है? क्लिनिक शब्द जब हम सुनते हैं तो वो डॉक्टर का ख्याल आता है। तो वो डॉक्टर आपका इलाज करता है, आदमी का इलाज करता है, जानवर का इलाज करता है। वेटनरी डॉक्टर्स जानवर का इलाज करते हैं। कृषि क्लिनिक का मतलब है कि ऐसे डॉक्टर बनना या ऐसे डॉक्टर हायर करके अपने इस्टेब्लिशमेंट में बैठाना जो किसानों की जो समस्या है, वो चाहे फसल प्रबंधन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, उसका निराकरण करने में वो सक्षम हो सकें। यानी रोग व्याधि को पहचानने की उनके पास क्षमता होनी चाहिए। उसमें क्या दवाइयों का या रोकथाम का क्या उपचार होगा, वो जानकारी उनको होनी चाहिए। इसके अलावा उनको जो समेकित ये फसल प्रबंधन है या समेकित पोषण प्रबंधन है, यानी फसल को क्या न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, तो उसके बारे में भी उनको जानकारी होनी चाहिए। जब हम ये 6 सप्ताह का कार्यक्रम करते हैं तो मूल रूप से हम 3 विषयों पे जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि समेकित कीट प्रबंधन कैसे हो सकता है, और समेकित पोषण प्रबंधन कैसे हो सकता है, और खरपतवार प्रबंधन कैसे हो सकता है। और अगली बात ये हो सकती है कि आप अपने व्यवसाय को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन इस 6 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम देने की कोशिश करते हैं। तो कृषि क्लिनिक कैसे स्थापित करें? कृषि क्लिनिक जितने कृषि स्नातक होते हैं उनको काफी हद तक ये ज्ञान हो जाता है कि इस तरह के रोग लगते हैं फसलों में, ये व्याधियां होती हैं फसलों में, और इस तरह के कीट लगते हैं, और उन कीटों के नियंत्रण के लिए इस तरह की दवाइयां हैं, उनको तो जानकारी है। लेकिन जिस टारगेट ऑडियंस से मैं बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश के जो डिग्री कॉलेज हैं उसमें बीएससी एजी की पढ़ाई होती नहीं है। उसमें जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के मेरे सामने छात्र होंगे या आर्ट्स के छात्र होंगे, तो उनको अभी जानकारी नहीं। लेकिन अगर आप एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर के पाठ्यक्रम में भाग लेंगे तो कुछ हद तक जानकारियां हम लोग दे देंगे कि ये समेकित कीट व्याधि प्रबंधन क्या है, यानी कीड़ों से क्या नुकसान हो सकता है, फसलों पे कौन तरह के कीड़े लगे हुए हैं तो उसका उपचार कैसे हो सकता है, फसलों में कई तरह के रोग लगे हुए हैं तो उन रोगों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, उसकी दवा हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी बातों का इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक संक्षिप्त चर्चा हम लोग करते हैं। लेकिन यदि आप जिज्ञासु हैं तो विभिन्न तरह की पुस्तकें हैं बाजार में उपलब्ध, जिसके माध्यम से आप कीट व्याधि प्रबंधन वगैरह को पढ़ के सीख सकते हैं। और दूसरे जो कृषि विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं उनको आप अपने पैनल में रख सकते हैं कि आप इतने बजे से इतने बजे तक हमारे इस्टेब्लिशमेंट पे आ जाइए, और किसानों को बता देंगे कि ये डॉक्टर साहब इतने बजे से इतने बजे तक मौजूद रहेंगे, और इनसे आप अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकते हैं।
तो पहला है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, समेकित कीट व्याधि प्रबंधन। और दूसरा पक्ष जो है समेकित पोषण प्रबंध, यानी न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को, हमारी फसलों को कब, कितना और कैसे मिलना चाहिए, इसके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए अगर आप एग्री क्लिनिक स्थापित करना चाहते हैं। यानी डॉक्टर बनेंगे तो आपको थोड़ा सा ज्ञान इसके बारे में भी होना चाहिए, पोषण प्रबंध के बारे में। इसके अलावा सीखना बड़ा सरल है। आप ये ना सोचिए कि अब आपको 4 वर्ष के लिए किसी कृषि महाविद्यालय में प्रवेश लेना होगा और कृषि महाविद्यालय में जब हम कृषि स्नातक हो जाएंगे तब हम फसलों के डॉक्टर बनेंगे, ऐसा नहीं है। आप धीरे धीरे अनुभव के आधार पे और दूसरे लोगों से चर्चा के आधार पे आप सभी कुछ सीख सकते हैं। तो जो पोषण प्रबंध है, इसमें मिट्टी की जांच करके जो मिट्टी में तत्व मौजूद हैं और जिन तत्वों की कमी है, यानी 2 तरह के तत्व चाहिए। एक मैक्रो न्यूट्रिएंट, यानी जो ज्यादा मात्रा में पौधे को चाहिए, उसको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटास है। ये आप जानते हैं बड़ी मात्रा में ये पौधों को दिया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। यूरिया का नाम आपने सुना होगा, डाई अमोनियम फास्फेट का नाम सुना होगा, सिंगल सुपर फास्फेट का नाम सुना होगा, म्यूरेट ऑफ पोटास का नाम सुना होगा। लेकिन इसको कितनी मात्रा में देना है, इसको सीखने की आवश्यकता है। और ये विषय इतना जटिल नहीं है कि कोई सीख नहीं सकता है, इसको बड़ी सरलता से सीखा जा सकता है। सीखने की जिज्ञासा और आपके पास कुछ समय, और कुछ समय के लिए जो इसके विशेषज्ञ हैं उनको अपने प्रतिष्ठान पे आप बैठाइए 2 घंटे 3 घंटे के लिए, और वो जो किसानों को मार्गदर्शन देंगे उस समय आप भी समय दीजिए और धीरे धीरे उनके साथ आप सीखते चले जाएंगे और फिर आगे चल के आप इंडिपेंडेंटली सीख सकेंगे। तो इंटीग्रेटेड पोषण प्रबंध के ऊपर भी आप काम कर लेंगे। इसके अलावा जो कृषि क्लिनिक जो है उसमें कुछ लोग मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला या तो खुद से शुरू कर देते हैं और मिट्टी की जांच करते हैं, और मिट्टी के जांच के माध्यम से वो कुछ अपना किसानों को सुझाव देते हैं कि आपके खेत की मिट्टी में ये पोषक तत्व है और ये पोषक तत्व की कमी है, तो इसको आप इस तरह से दूर कर सकते हैं। इसके लिए तो वो कुछ चार्ज रखते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि आप एक पैम्पलेट बनवा के रखिए और मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में ले जाने के लिए मिट्टी का सैंपल किस तरह से कलेक्ट हो, यह आप अपने किसानों को दीजिए। वो सैंपल कलेक्ट करके ले आवे और वो सैंपल को आप किसी निजी प्रयोगशाला या शासकीय प्रयोगशाला से जांच करा के उसकी रिपोर्ट किसानों तक दे सकें, और इस बीच में आप एक सेवा शुल्क ले सकें, तो इससे भी आपको फायदा हो सकता है। अब जो समेकित पोषण प्रबंध है, उस पोषण प्रबंध के साथ साथ एक एग्री क्लिनिक संचालित करने वाले व्यक्ति को जितनी फसलें हैं आपके क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए एक फसल की बात मैं करूं, अभी गेहूं का मौसम चल रहा है, गेहूं की 6 क्रांतिक अवस्थाएं देखी गई हैं। जैसे क्रांतिक अवस्था पहली है अंकुरण की, कि अगर आपने बुआई कर दी गेहूं की और खेत में नमी है नहीं तो अंकुरण ही प्रभावित हो जाएगा, लिहाजा
कम बीज जमेंगे और माने उसमें कम बीज के अंकुरण के कारण पूरी फसल प्रभावित होगी, अंत का जो आपका जो उत्पादन होगा वो प्रभावित होगा। अंकुरण अगर हो गया तो उसके बाद एक क्राउन रूट फॉर्मेशन स्टेज होती है। उस समय पौधे को कितना पानी मिलना चाहिए, कितना पोषण मिलना चाहिए, किस आधार पे, अगर वो पोषण नहीं मिला, वो नमी नहीं मिली, तो फिर आपकी पूरी फसल जो है वो प्रभावित होगी। उसका जो डिजायर्ड आउटपुट है या जो उत्पादन है उस पे असर पड़ेगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर गेहूं को देखें तो गेहूं में एक स्टेज होती है जिसको हम टेलरिंग स्टेज कहते हैं, यानी कल्ला फूटने की अवस्था। तो अगर कल्ले फूटने की अवस्था में नमी सही मिल गई उसको और उसको पोषण सही मिल गया, यानी उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास भी पूरी मात्रा में मिल रहा है, कोई सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी भी नहीं है, तो उसमें कल्ले निकलने की संख्या बढ़ जाएगी। जब कल्ले निकलने की संख्या बढ़ जाएगी तो बालियों की संख्या बढ़ जाएगी और लिहाजा पूरा उत्पादन उससे बढ़ जाएगा। तो इसलिए इस स्टेजेस को जानना समझना एग्री क्लिनिक चलाने के लिए आवश्यक होता है और विषय बड़ा कठिन नहीं। जैसे मैं एक उदाहरण के साथ आपको समझा रहा हूं। कल्ले निकलने के बाद एक स्टेज होती है जिसको हम ग्रोथ स्टेज कहते हैं, बढ़ने वाली अवस्था। बढ़ने वाली अवस्था में भी जो नमी होनी चाहिए, जो उसको पोषण मिलना चाहिए मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से, तो वो उसको अच्छी तरह से मिल रहा है, रोशनी वगैरह ठीक से मिल रही है, उसको फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छी तरह से हो रही है, तो उसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा। जब ग्रोथ बहुत अच्छा होगा तो अगली स्टेज होगी, एक फ्लावरिंग स्टेज होती है, पुष्पन की अवस्था। तो वह पुष्पन की अवस्था में पुष्प ज्यादा आएंगे। जब पुष्प ज्यादा आएंगे, इस समय भी ध्यान देना है कि न्यूट्रिशन में कोई कमी ना हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास वगैरह में कोई कमी ना हो, और नमी जो जरूरी है उस तरह की नमी आपकी बनी रहे, तो आपका उत्पादन अच्छा होगा। पुष्पन जब ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से दाने भी अच्छे बनेंगे, और उस समय भी न्यूट्रिशन का नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो जिंक, कोबाल्ट, मैंगनीज, बोरॉन, माने कई तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए। तो इसको भी आप देख लीजिए। अगर आप एग्री क्लिनिक चला रहे हैं तो इन डिफिशियंसीज का आपको फसल देख के पता चलेगा। आप जब किताबें पढ़ेंगे तो नाइट्रोजन अगर कम है तो वो लक्षण सामने दिख जाएंगे पौधों में, फास्फोरस कम है तो वो लक्षण भी दिख जाएंगे, पोटास कम है तो वो लक्षण भी दिख जाएंगे, कोई सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी हो रही है तो वो लक्षण भी। ये अनुभव के द्वारा और जानकारी लेने के बाद ये सीखा जा सकता है और किसानों को इस बाबत मार्गदर्शन किया जा सकता है। तो दाना बनने की अवस्था में भी पोषण अगर अच्छा मिला तो दाना स्वस्थ होगा, मोटा दाना होगा, और कुल मिला के आपकी फसल का जो उत्पादन होगा वो बड़ा अच्छा उत्पादन होगा। इसके बाद जब एग्री क्लिनिक आप चला रहे हैं तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि किस अवस्था में फसल को हार्वेस्ट किया जाए, माने गहाई किस अवस्था में की जाए, ये जानकारी भी हो जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए सरसों एक फसल है, अभी खड़ी फसल है सरसों, तो सरसों को अगर समय से नहीं काटा गया
तो इसके दाने झड़ने लगते हैं। इसी तरह से अगर धान को समय से नहीं काटा गया तो कुछ प्रजातियों में इसके दाने झड़ जाते हैं। तो आपने पूरी मेहनत करी, लेकिन गहाई के समय अगर कुछ गलतियां हो गई या समय से इसकी गहाई कटाई आपने नहीं की तो उसमें भी किसानों को नुकसान हो सकता है। तो अगर एग्री क्लिनिक आप चलाते हैं तो इस बात की भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि किस अवस्था में इसकी गहाई की जाए। गहाई के बाद पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का एक विषय होता है कि उसको कितना सुखाना है, कैसे उसको भंडारित करना है, इस बाबत भी किसान पूछ सकते हैं आपसे। और अगर आप एग्री क्लिनिक संचालित करते हैं तो इसका ज्ञान भी आपको देना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये ज्ञान होना चाहिए। अभी अगर ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप एग्री क्लिनिक शुरू करिए, किसी विशेषज्ञ को अपने साथ जोड़िए और उस विशेषज्ञ के माध्यम से अभी किसानों तक उनकी समस्याओं का निदान कराइए और बाद में धीरे धीरे उन विशेषज्ञों के साथ रहते रहते आप बहुत कुछ सीख जाएंगे और आप भी एक भविष्य में विशेषज्ञ बनेंगे अगर आपके पास जिज्ञासा होगी तो। इसी तरह से एग्री क्लिनिक के साथ किसानों की जो आजीविका के दूसरे क्षेत्र हैं, वैकल्पिक क्षेत्र हैं, वो पशुपालन है। तो पशुपालन की आप एक क्लिनिक शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने आपको बताया कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक टेक्नीशियन आप रख लीजिए। आप अपने यहाँ लिक्विड नाइट्रोजन के कंटेनर्स रखिए, लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रोजन सीमेन रखिए, सेक्स सेग्रीगेटेड सीमेन रखिए। आप कुछ चार्जेस लीजिए और घर पहुंच सेवा दीजिए। किसी की गाय अगर हीट में है, भैंस हीट में है, अगर आपके एग्री क्लिनिक पे उन्होंने फोन किया तो घर पहुंच सेवा होनी चाहिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। और इसके अलावा अगर किसी का जानवर बीमार हो गया तो घर पहुंच सेवा उसकी वहां भी होनी चाहिए, उसका ट्रीटमेंट वहां पे होना चाहिए। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर है, तो कुछ एग्री बिजनेस सेंटर पशुओं की दवाइयों के साथ साथ पशु आहार भी प्रदाय करने लगते हैं। यानी विभिन्न तरह के पशु आहार बाजार में, जैसे कपिला पशु आहार या दूसरे ब्रांड के जो पशु आहार हैं, तो उनकी आप डीलरशिप ले सकते हैं। और अगर वो अच्छा है तो किसान उसको पसंद करेंगे और उसको बेच के भी आप अपनी एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर में मुनाफा आप कमा सकते हैं। इसके अलावा अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आप कई तरह के हरे चारे का उत्पादन कर सकते हैं। जैसे एक हरा चारा है, एक बार लगा देने पे 5 वर्षों तक वो चलता है। वो हाइब्रिड नेपियर CO5 वैरायटी है। इसको अगर 1 हेक्टेयर भूमि में लगाया जाता है तो 400 टन चारा 1 वर्ष में पैदा होता है। यानी 1 हेक्टेयर भूमि में आप इतना हरा चारा उगाएंगे कि काफी हरा चारा बेचा जा सकता है। जहां किसान डेयरी भी कर रहे हैं तो उनको भी, जैसे शहर की जो डेयरियां हैं तो उनको हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है। अगर आप कहीं हरा चारा उगा के और उसको काट के इसको बेचते हैं तो 1.5-2 रुपए किलो भी अगर ये हरा चारा इन शहर और आसपास जो डेयरियां संचालित हो रही हैं इसमें अगर आप प्रदाय करेंगे तो भारी मात्रा में, कोई फसल से ज्यादा फायदा आपको चारा बेच के हो सकता है। इसी तरह से आप जब इनोवेशंस करना शुरू करेंगे, जो क्रिएटिव थिंकिंग अपने में लाएंगे, तो जैसे यूरिया उपचारित भूसा है, हाइड्रोपोनिक हरा चारा, एक हाइड्रोपोनिक हरा चारा होता है
जैसे आप देखते हैं माने जब नौ दुर्गा का समय होता है तो मिट्टी में गेहूं जौ ये सब उगाते हैं और 9 दिन की नौ दुर्गा में वो काफी 8-9 इंच के पौधे हो जाते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोपोनिक हरा चारा बनाने के लिए ये होता है कि आप खास करके मकई को या दूसरे अनाज के बीजों को आप पानी में भिगोते हैं, उसके बाद नियमित रूप से उसको पानी की सिंचाई देते रहते हैं और बिना मिट्टी, बिना किसी खाद के 7 से 9 दिन में वो 7 इंच से 9 इंच का हरा चारा पैदा हो जाता है। और आप इसके ऊपर कुछ सामग्री पढ़िए, हमको लगता है कि YouTube में भी इसकी सामग्री मिलेगी और हमने इस पे एक हमारी उद्यमिता समाचार पत्र है, उसमें हमने एक हरा चारा के ऊपर लेख प्रकाशित किया है, तो जिसमें हमने हाइड्रोपोनिक हरा चारा के ऊपर विस्तार से लिखा भी है, तो वो आपको मिल सकती है उद्यमिता समाचार पत्र में ये है। तो उसके ऊपर हाइड्रोपोनिक के ऊपर आप जानकारी प्राप्त करिए। हाइड्रोपोनिक हरा चारा उत्पादन करके भी ये काम किया जा सकता है, या हाइड्रोपोनिक हरा चारा कैसे उत्पादित करें, इसकी टेक्नोलॉजी किसानों के बीच में पहुंचा के भी एक सेवा शुल्क लिया जा सकता है। इसके अलावा आप जानने का प्रयास करिए, एक होता है अजोला, एक फर्न है। फर्न ऐसा होता है कि पानी पे तैरने वाला होता है अजोला, तो वो पानी पे तैरता रहता है। इसकी उत्पादन तकनीक आप सीख लीजिए और किसानों को इसकी उत्पादन तकनीक सिखाइए। बड़ी सरल उत्पादन तकनीक है। पानी में सिंगल सुपर फास्फेट और गोबर की खाद डाल के और उस पे अजोला कुछ डाल देते हैं, तो 6-7 दिनों में वो बढ़ता जाता है और रोजाना आपको जानवर को खिलाने के लिए अजोला मिलता है और इसमें 22% मात्रा प्रोटीन की रहती है। तो इस फील्ड में भी काम किया जा सकता है, यानी अजोला का जो मटेरियल है उसको किसानों को दे सकते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हैं और उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा सब्जियों के जो पौध प्रदाय करके कमाया जा सकता है, फलदार वृक्षों के पौध को प्रदाय करके कमाया जा सकता है, शोभाकारी वृक्षों की नर्सरी और उसके पौध प्रदाय करके कमाया जा सकता है, इमारती और जलायु लकड़ी के पौध बेच के पैसा कमाया जा सकता है। बड़ी मात्रा में किसान भी मुर्गी पालन के ऊपर उनका झुकाव है। तो आजकल पहले हेचरी हुआ करती थी, वो छोटी छोटी हेचरी हुआ करती थी, बड़ी हेचरी हुआ करती थी, आजकल छोटी हेचरी भी हो सकती है। हेचरी का मतलब है कि जहां पे अंडे को हेच करके हम उनको चूजों में बदलते हैं, 18 से 21 दिन के भीतर वो चूजों में बदलते हैं। इसके पीछे विज्ञान यही है कि मुर्गी के पंख के नीचे जो तापक्रम और आर्द्रता, यानी जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मुर्गी के पंख के नीचे होती है, तो वो अपने पंख से अंडे को सेके और चूजे निकलते हैं उससे। तो वही हमने आर्टिफिशियली क्रिएट कर दिया किसी मशीन में, उसमें टेम्परेचर भी वही सेट कर दिया और ह्यूमिडिटी का भी हमने ध्यान रख लिया। तो ऐसी मशीन आप ले आइए। माने 500 अंडे को हेज करने की मशीन लगभग 50,000 में मिल जाएगी, 1000 अंडे को हेज करने की मशीन लगभग 1 लाख में मिल जाएगी। इस तरह से छोटी हेचरी भी आप अपनी एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर की जगह पे यदि स्थान है तो लगाइए या दूसरे स्थान पे भी लगा दीजिए, क्योंकि आपके पास किसान आएंगे तो उनको आप बताएंगे। तो जो अंडा आप अधिकतम 5 रुपए का बेच सकते हैं,
उस अंडे से अगर आप चूजा निकालते हैं तो वो कम से कम 25 रुपए से 60 रुपए का आप बेच सकते हैं। 25 रुपए तो सामान्य चूजे बाजार में बिकते हैं, 25 रुपए, 30 रुपए, 35 रुपए। लेकिन यदि आप कड़कनाथ मुर्गियों का ब्रीडिंग स्टॉक अपने पास रखते हैं, कड़कनाथ की मुर्गा मुर्गी, और एक ऐसी हेचरी आप स्थापित करते हैं जिस हेचरी में आप चूजे पैदा करते हैं, चूंकि किसानों का आपकी एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर में आना जाना होता है, तो निश्चित रूप से आप जानकारी देते रहेंगे और आपके एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर्स के माध्यम से ये चूजे भी बिक सकते हैं। तो ये आपकी एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर से जुड़ा हुआ एक लाभकारी व्यवसाय हो सकता है और आपकी आमदनी को खूब अच्छी तरह से बढ़ा सकता है। इसके अलावा कृषि के बारे में जो आप पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत सारी जो विधाएं हैं उनके ऊपर भी आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, किसान की आमदनी कैसी बढ़ाई जा सकती है, वह इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो तमाम कृषि विश्वविद्यालयों ने, राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालयों ने और राज्य स्तरीय कृषि विश्वविद्यालयों ने इजाद किए हुए हैं। तो उसमें 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर भूमि पे कैसे वहां पे तालाब बनाया जाता है, तालाब के ऊपर मुर्गियां पाली जाती हैं, तालाब के एक किनारे ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए कि मुर्गी की बीट साफ करने की जरूरत नहीं है, वो सीधे सीधे तालाब में मुर्गी की बीट चली जाती है। तो चूंकि मुर्गी की बीट में फास्फोरस की मात्रा काफी होती है, तो वो मछलियों के विकास में, मछलियों के बढ़ने में अपना सकारात्मक योगदान करती है, मछलियों का उत्पादन उससे बढ़ता है। और चूंकि मुर्गी की बीट वहां रह नहीं रही है, वो नीचे पानी में चली जा रही है, तो जो लीडर सिस्टम पे जो मुर्गी पालन करते हैं, यानी जमीन पे लकड़ी का बुरादा बिछा के या धान की भूसी बिछा के जब मुर्गी पालन करते हैं तो वहां बीट गिरती रहती है, वो सड़ती भी है और बैक्टीरिया पैदा होती है। तो वो बैक्टीरिया नहीं पैदा होने के कारण मुर्गियों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, मांस का उत्पादन बढ़ सकता है, अंडे का उत्पादन बढ़ सकता है। तो ये दुतरफा फायदा इसमें होता है। ये समेकित कृषि प्रणाली में, समेकित कृषि प्रणाली यही है कि एक भूखंड का इस तरह से हम उपयोग करें कि उसमें हमको अनाज जो हमारी आवश्यकता के लिए है वो भी मिल जाए, फल भी मिल जाए, सब्जियां भी मिल जाए, मसाले भी मिल जाए, अपनी आवश्यकता से फादिल है तो उसको बेच भी लें, कुछ पशुपालन भी कर लें, जिसमें डेयरी है तो दूध बेच के नियमित रोजाना आमदनी हमारी हो सकती है। और इसके अलावा अगर हमने तालाब बनाया तो सिंचाई के लिए हमको पानी भी उपलब्ध होता है, उसमें हमारी ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी अच्छा होता है, बोरिंग से पानी हमको ज़्यादा अच्छी तरह से मिलने लगता है। तो ये सारा काम हम कर लेते हैं और उससे आमदनी अच्छी होती है। तो यदि आप कृषि क्लिनिक शुरू करते हैं तो इस तरह के जो अभिनव प्रयोग हुए हैं उन प्रयोगों को आपको देखना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए और अपने क्षेत्र में इसको बढ़ावा देने के लिए इसका मार्गदर्शन आपको करना चाहिए। इसी तरह से समेकित कृषि प्रणाली के अलावा जो आजकल हाई डेंसिटी हॉर्टिकल्चर का प्रचलन है, पहले आम जो लगाया जाता था
तो वो 30 फीट बाई 30 फीट या 33 फीट बाई 33 फीट में लगाया जाता था। तो 1 हेक्टेयर भूमि में बहुत कम पौधे आते थे। लेकिन वैज्ञानिकों ने तरह तरह की आम की प्रजातियां इजाद की, जिसमें रेगुलर फ्रूट बियरिंग प्रजाति भी कई इजाद की गई हैं। पहले आप यही देखते थे, एक साल आम फलता है, दूसरे साल नहीं फलता है, फिर तीसरे साल फल जाता है, फिर चौथे साल नहीं फल जाता है। तो आम की प्रकृति ही है, अल्टरनेट फ्रूट बियरिंग प्रकृति है आम में। लेकिन वैज्ञानिकों ने अपने शोध और अनुसंधान के कार्यों से जो सफलता उन्होंने प्राप्त की है, उसके माध्यम से उन्होंने ऐसी प्रजातियों को विकसित किया है जिसमें रेगुलर फ्रूट बियरिंग हो सकती है। रेगुलर फ्रूट बियरिंग माने वो हर साल फलेंगे वो आम। तो ऐसी कुछ प्रजातियां हैं, जैसे अम्रपाली है, मल्लिका है, सुवर्ण रेखा है। ये तीनों प्रजातियां 10 फीट, ये ज्यादा बड़ी नहीं होती हैं, ज्यादा घनी नहीं होती हैं, तो इनको 10 फीट बाई 10 फीट की दूरी पर भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा 6-7 वर्षों पूर्व इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI के वैज्ञानिकों ने 5-6 नई प्रजातियां विकसित की हैं, जिसको IARI की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। वो प्रजातियां भी रेगुलर फ्रूट बियरिंग हैं। तो रेगुलर फ्रूट बियरिंग के जो पौधे हैं, और वो भी काफी बड़े नहीं होते हैं, उनको आप, वो IARI के वैज्ञानिक कहते हैं कि इनको 20 फीट बाई 20 फीट में लगाने से बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। और अगर आप इसमें सुझाव देते हैं तो आम की जो अर्ली वैरायटी होगी और जो आम की लेट वैरायटी होगी, उसको लगाने के लिए जब किसानों को संस्तुत करेंगे, सलाह देंगे, तो उसका जो उत्पादन होगा वो बहुत अच्छी कीमत पे बाजार में बिक जाएगा। यानी आम नए नए जो गर्मी के मौसम में, मई के महीने में जो आम आता है, तो वो महंगा बिकता है। और जो जुलाई एंड और अगस्त में जो आम बिकता है, वो महंगा बिकता है। तो अगर आप माने प्रभेदों का चुनाव करते हैं, तो अर्ली और लेट प्रभेदों का अगर चुनाव करेंगे, और ऐसे प्रभेदों का चुनाव करेंगे जो रेगुलर फ्रूट बियरिंग हैं, यानी हर साल फल देंगे, तो ऐसी जो फसलें हैं वो ज्यादा लाभकारी हो सकेंगी। और आम को रेगुलर फ्रूट बियरिंग बनाने के लिए जो पुराने जो पौधे हैं, उनको हर साल फलन में लाने के लिए पैक्लोब्यूटेराजॉल एक कंपाउंड है, उसका इस्तेमाल किया जाता है अगस्त के महीने में। उससे ये होता है कि आम की फलन, आम की फ्लावरिंग निश्चित रूप से होती है। तो ये सारी बातें आपको सीखने की जरूरत है अगर आप एग्री क्लिनिक चलाते हैं। और मैं सुझाव देता हूं कि अगर आप कृषि सामग्री प्रदाय केंद्र शुरू कर रहे हैं, तो एग्री क्लिनिक भी उसको जोड़ के अगर आप चलाएंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से इसको आप चला सकेंगे और बड़ा अच्छा आप मुनाफा इसमें कर सकेंगे। अब आइए हम लेते हैं कुछ प्रश्न। हाँ, एक आदिति मिश्रा हैं जिन्होंने प्रश्न किया है कि सामान्य वर्ग के लिए कितनी अनुदान राशि कितनी स्वीकृत की गई है। जी हाँ आदिति, हम लोग हर साल नियमित रूप से ये प्रशिक्षण चलाते रहे हैं पिछले कई वर्षों से, और
अनुदान राशि हमने एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर स्थापित करने के लिए हमने जो बताया कि 36% अनुदान राशि है। इस ACABC की खासियत, ये प्रोग्राम की खासियत यही है कि हमारे यहाँ एक नोडल अधिकारी होते हैं और वो मैनेज के द्वारा एक मैंडेट भी है कि 6वें सप्ताह में हमको हमारे सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके बैंक को प्रेषित करनी ही होती है। तो हम लोग बैंक प्रेषित करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट 6वें सप्ताह में, और बैंक से हम फॉलो अप भी करते हैं और बैंक से हम प्रकरण को स्वीकृत भी कराते हैं। तो एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर स्थापित करने के लिए आप ये न समझिए कि सिर्फ दुकान खोलने के लिए ही अनुदान है। अगर आप अपना डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, अपना पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं, अपना गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, मतलब मुर्गी पालन, बकरी पालन, पशु पालन, गाय पालन, भैंस पालन, या जो भी काम कृषि क्षेत्र पे आधारित व्यवसाय में आप संलग्न होना चाहते हैं, सब में 36% सामान्य वर्ग के लिए अनुदान है और 44% अनुदान अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए है। तो ये राशि स्वीकृत होती है, ये बैंक से वितरित होती है। यानी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए है इसमें, और 20 लाख रुपए में 36% के हिसाब से आपको 7,20,000 रुपए अनुदान प्राप्त हो सकता है, और अगर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हैं तो 44% के हिसाब से 20 लाख के प्रोजेक्ट में अनुदान प्राप्त होगा 8,80,000 रुपए। तो आपके प्रश्न का मैं समझता हूं जवाब मिल गया। फिर शैलेश हैं, सर इस ट्रेनिंग के लिए 12 AG पास वाले स्टूडेंट ले सकते हैं? इसका जवाब मैंने संभवतः पहले दे दिया है कि इस ट्रेनिंग के लिए 12 AG और इसके अलावा BSc साइंस माने बायो साइंस से उत्तीर्ण, माने बायो साइंस विषय में होना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री या बायो टेक्नोलॉजी, ये सब भी विषय इसमें सम्मिलित कर लिए जाएंगे। जी, कैन वी गेट ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, ये है। और इसके बाद और प्रश्न थोड़ा सा खोल के देखिए। जी, ऐसे करते जाएंगे तो आएगा। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। ये वाला पढ़ लीजिए, ये वाला वो तो पढ़ चुका हूँ। अच्छा, आंसर दे दिया। अच्छा। एनोनिमस कोई है, वो लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, आई रिक्वेस्ट हिम मी ग्रेजुएशन माइक्रोबायोलॉजी। यानी आप ग्रेजुएशन माइक्रोबायोलॉजी में हैं, आप बिल्कुल एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर के कार्यक्रम में बिल्कुल आप भाग ले सकते हैं, और इसको भाग लीजिए। आप सतर्क हो जाइए, अप्रैल से हम लोगों का भी पाठ्यक्रम शुरू हो रहा है। चूंकि कोरोना जब से शुरू हुआ है, जब से मार्च के महीने से हम लोगों ने ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम बंद किए हुए हैं, इसलिए भारी संख्या में हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे। और न केवल सेडमैप, बल्कि हमने 7-8 अन्य संस्थाओं का भी नाम आपको बता दिया है। एमपीकॉन से लेके तरह तरह की संस्थाओं के द्वारा मध्य प्रदेश में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। फरवरी समाप्त हो रहा है, आप सतर्क हो जाइए, आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा। एक पैसा भी फीस नहीं देनी होगी, रहने खाने की व्यवस्था भी इन सारे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आपको निःशुल्क प्राप्त होगी। ठीक है। हाँ, एक प्रश्न है, ओबीसी के लिए अनुदान राशि कितने प्रतिशत है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुदान राशि है, ओबीसी के लिए उतनी ही अनुदान राशि है जितनी सामान्य वर्ग के लिए ये अनुदान राशि है, यानी 36% अनुदान राशि है। बीएससी मैथ वाले भी भाग ले सकते हैं। ये प्रश्न का जवाब जो है
ACABC के कार्यक्रम में जितनी अर्हता हमने बताई उसमें बीएससी मैथमेटिक्स तो शामिल नहीं है। बीएससी मैथमेटिक्स अगर आप कर रहे हैं और 12वीं कक्षा यदि आप एग्रीकल्चर से उत्तीर्ण हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इस कार्य को आप प्राइवेट माने पार्टनरशिप के रूप में भी आप ऐसे संस्था से जुड़ सकते हैं जो लोग उस तरह का क्वालिफिकेशन लिए हुए हैं, उनके साथ इस व्यवसाय में जुड़ के आप मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना अभी कठिन लग रहा है, जो अभी मिनिमम अर्हता इसकी है। हाँ, बीएससी मैथ वाले भी ये क्वेश्चन हो गया, क्या करना होगा, क्या कमा लो, क्या करना होगा अनुदान के लिए? सर जी, अनुदान के लिए ये करना होगा कि सबसे पहले ACABC जो पाठ्यक्रम हमने बताया 6 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम, वो किसी संस्था से आपको लेना होगा। संस्थाओं के नाम मैं पुनः बता देता हूं, नोट कर लें अगर आप नोट नहीं कर पाए होंगे। एक सेडमैप है, उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, सेडमैप, जिस संस्था का मैं सीनियर फैकल्टी हूं, और हमारी संस्था लगातार इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है, और अप्रैल महीने से हम इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। हमारे जिला समन्वयक सभी जिलों में पदस्थ हैं, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में जाकर उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, और जब भी प्रशिक्षण का, उनको आप अपना नाम और फोन नंबर बता दीजिए। जब भी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ होगा तो आपको ये सूचित कर देने की जिम्मेदारी हमारे जिला समन्वयक की होगी। इसके अलावा MPCON है एक संस्था, मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ MPCON, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, MPCON संस्था है, उसकी वेबसाइट आप देख लीजिए। इंडो जर्मन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये भी संस्था भोपाल में है, इसकी वेबसाइट देख के उनको फोन लगा के पता कर सकते हैं, आप अपना फोन नंबर दे देंगे। सबको प्रशिक्षण संस्था को प्रशिक्षणार्थियों की आवश्यकता होती है, आपका एडमिशन बड़ी सरलता से हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 सप्ताह का प्रशिक्षण आपको मिल जाएगा, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है कि आप चाहेंगे और आपको प्रशिक्षण नहीं मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 7-8 संस्थाएं यहाँ मध्य प्रदेश में काम कर रही हैं और सबको प्रशिक्षणार्थी चाहिए होता है। इसके अलावा आप देखिए जन अभियान परिषद, इसके भी प्रतिनिधि हर जिले में और विकास खंड स्तर पे होते हैं, उनसे संपर्क कर लीजिए, उनसे पता चलेगा। बोरवा बायोटेक रिसर्च इंस्टीट्यूट खरगोन में तो खरगोन और आसपास के बच्चे वहां से भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। उज्जैन में भी एक मिस्टर चौहान की एक NGO है, वो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। रतलाम जिले में लाइवलीहुड कॉलेज है, उनके माध्यम से ये प्रशिक्षण आयोजित होता है। इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सेज यूनिवर्सिटी। सेज यूनिवर्सिटी इंदौर से संपर्क करके इस प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं। आपको सब्सिडी तभी मिलेगी जब आप प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे, अपना प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, आपका प्रोजेक्ट बैंक को भेजा जाएगा, बैंक को स्वीकृत करने के बाद आप अपना उद्योग भी स्थापित कर पाएंगे, आप अपना व्यवसाय भी स्थापित कर पाएंगे और सब्सिडी की भी आपको पात्रता होगी। ये क्या लिखा हो, और जो 8 से है वह क्या कर, अच्छा वाला पड़ी वो भी वही है सेम। हाँ सर, लोन के लिए कौन सी बैंक से संपर्क करेंगे? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। आप जब प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जब प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे या प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के पूर्व आप अपने मन में विचार करिए कि आप क्या करेंगे। एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर के ऊपर आप क्या प्रोजेक्ट लेके आएंगे। इसके लिए
आप जहां रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, वहां के जो स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उन बैंकों से पहले संपर्क कर लीजिए और उन्हीं में आपको बताना होगा, जहां पे भी आप प्रशिक्षण में भाग लेंगे, कि हमारा आवेदन इस बैंक में भेज दिया जाए। मान लीजिए आप सतना के रहने वाले हैं, आप इंदौर में जाके प्रशिक्षण लेते हैं या भोपाल में लेते हैं, तो हम आपका आवेदन भोपाल के किसी बैंक में ना भेज के हम सतना के ही बैंक में भेजेंगे और आप ही को बताना होगा कि आप आपका आवेदन किस बैंक में भेज दिया जाए। तो आप बैंक प्रबंधक से पहले से संपर्क कर लीजिए और जो बैंक प्रबंधक आपकी योजना पे माने वो कहते हैं कि ये योजना पे हम ऋण दे सकते हैं, तो उसके बारे में आप बात कर लीजिए। जैसे ACABC में आप ध्यान रखिए कि कृषि सामग्री प्रदाय केंद्र, कृषि क्लिनिक स्थापित करने के अलावा कृषि से जुड़ा हुआ कोई भी व्यवसाय आप कर सकते हैं, यानी डेयरी खोलने के लिए भी आप लोन ले सकते हैं, पोल्ट्री स्थापित करने के लिए भी लोन ले सकते हैं, गोटरी स्थापित करने के लिए ले सकते हैं, खाद्य प्रसंस्करण इकाई, यानी अगर आपके क्षेत्र में प्याज का उत्पादन बहुत हो रहा है तो प्याज के भंडारण के ऊपर काम कर सकते हैं, लहसुन की प्रोसेसिंग के ऊपर काम कर सकते हैं, या फलों के परिरक्षण के ऊपर। यानी एक चीज आपको बता दूं कि जैसे बहुत सारे जगहों पे आपको ऐसा लगता होगा कि पहले के समय में फल पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता था, उसके बाद कुछ केमिकल वगैरह का उपयोग किया जाता था। सरकार ने ये कैल्शियम कार्बाइड और केमिकल्स का इस्तेमाल फल पकाने के लिए प्रतिबंधित किया हुआ है। चोरी छिपे लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अब एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है जिसको कहते हैं फ्रूट राइपनिंग चेम्बर, फल पकाने की इकाई की योजना। तो फल पकाने की इकाई की योजना में इसका विज्ञान ये है कि हर फल को पकने के लिए एक नियत तापक्रम की आवश्यकता होती है कि इस टेम्परेचर पे ये फल इतने दिनों में बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा, इसका कलर और इसकी मिठास बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये इकाई भी लगाई जा सकती है एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर के माध्यम से, और इसमें भी आपको अनुदान उसी तरह से मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अगर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे तो विधिवत बहुत सारी जानकारियां आपको उपलब्ध होंगी और जानकारियां आपको मिल जाएंगी। तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले आप प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने का प्रयास कर लें तो वो सबसे अच्छी बात होगी। हाँ जी, एक सज्जन का प्रश्न है कि सर लोन किस्त बाई किस्त दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। बैंक जो किस्त बनाता है वो 7 साल की किस्त बना सकता है बैंक। तो 7 साल में आप मासिक आधार पे इसकी किस्त चुकता कर सकते हैं, या त्रैमासिक आधार पे, या जब आपको आमदनी होती है उस आधार पे इस किस्त को चुकता कर सकते हैं। तो इस तरह से काम हो सकता है। 12वीं अगर मैथ्स से है तो अगर आगे चल के आपका एडमिशन बायोटेक्नोलॉजी में हो जाता है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में हो जाता है, बीएससी सीड टेक्नोलॉजी में हो जाता है, बीएससी एग्रीकल्चर में हो जाता है, तो आप पात्र हैं। अन्यथा मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं एग्रीकल्चर ही है। एक प्रश्न है जिसकी आर्ट है वो कर सकते हैं। अनुकूल भूमि नहीं प्राप्त हो पाती है अपने मन की कृषि के लिए, तो भूमि को अपने अनुकूल कैसे बनाएं? जी, भूमि को अपने अनुकूल कैसे बनाएं? पहले मृदा सर्वेक्षण, मृदा की जांच कराएं। मतलब
मिट्टी की आप जांच कराएं। मिट्टी में आपको पता लगेगा कि क्या पोषक तत्वों की कमी है, कौन से पोषक तत्व या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है। उसके आधार पे वो काम किया जा सकता है और मृदा को अच्छा करने के लिए जैविक कृषि को अपनाया जाए, यानी गोबर की खाद का ज्यादा प्रयोग किया जाए। हरे चारे को तैयार करके, जैसे सनई है, ढैंचा है, इसको बो दीजिए और 45 दिन 50 दिन में जब ये हरा चारा बड़ा हो जाता है तो इसको मिट्टी में मिला दीजिए। धीरे धीरे आपकी मिट्टी की मृदा बहुत अच्छी हो जाएगी। एक प्रश्न है, बीए फाइनल वाले कोर्स कर सकते हैं सर? बीए फाइनल वाले कोर्स तब कर सकते हैं जब 12वीं एग्रीकल्चर से हो, तब। हाँ, एक प्रश्न बड़ा अच्छा है, क्लिनिक के बारे में कोई ऐप भी है जो हमें अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकता है? एग्री क्लिनिक के बारे में कोई ऐसा ऐप नहीं है, आपको धीरे धीरे पढ़ना होगा। और मैं समझता हूँ पढ़ने के लिए 2-3 साहित्य बड़े अच्छे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड हैंडबुक ऑफ एनिमल हस्बेंड्री तैयार किया है। इसको अगर हिंदी भाषा में अगर मिल जाए तो इसको लेके आप रख लीजिए, धीरे धीरे पढ़िए, आप कृषि के डॉक्टर बन सकते हैं। और शुरुआत के दिनों में जो रिटायर्ड पर्सन हो कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि विभाग के, जो बीएससी एजी, एमएससी एजी पास हों और किसानों के साथ उन्होंने काम किया है, उनको कुछ समय तक अपने साथ इन्वॉल्व करें। और जब वो किसानों को धीरे धीरे मार्गदर्शन देंगे तो आप साथ रहेंगे, तो उनके साथ भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक प्रश्न है संध्या पंजवानी का। उन्होंने लिखा है, सर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या क्या करना होता है? मैंने तो आपको शुरुआत में बता दिया कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए एक तो आपको अपना फर्म का रजिस्ट्रेशन करना होगा। फर्म के रजिस्ट्रेशन के बाद आपको गुमास्ता लेना पड़ेगा जो नगर निगम से मिलता है। फर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटीज के कार्यालय में ये रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फिर शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत, जिसको गुमास्ता कहते हैं, नगर पालिका नगर निगम में एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिल लीजिए तो वो जीएसटी नंबर आपको दिलवा देंगे, माने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। इसके अलावा उप संचालक कृषि के कार्यालय में आप जाएंगे और अगर आप पेस्टिसाइड्स वगैरह बेचना चाहते हैं, सीड और पेस्टिसाइड्स बेचना चाहते हैं, तो वहां से भी एक आपको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। वो लाइसेंस ले लीजिए और उस पे काम करिए। हाँ, ये है सचिन भट्ट। इन्होंने लिखा है, सर पशु चिकित्सक बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी? तो पशु चिकित्सक बनने के लिए बीबीएससी एंड एएच की एक पढ़ाई होती है, जो मध्य प्रदेश में एक विश्वविद्यालय नया बना है। पहले जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का ही वो वेटनरी कॉलेज एक हिस्सा होता था। अभी नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, ये जबलपुर में स्थित है। वहाँ पे डिग्री कोर्स भी है और डिप्लोमा कोर्स भी संभवतः शुरू हो गया है। वो पढ़ाई आपको पढ़नी पड़ेगी। 12वीं के बाद ये होता है, 2 साल का
डिप्लोमा कोर्स होता है और 4 साल का इसमें डिग्री कोर्स होता है। एक बड़ा अच्छा प्रश्न है कि कृषि क्लिनिक खोलने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो कृषि क्लिनिक नॉर्मली खोलने के लिए या तो आप कृषि के विशेषज्ञ हो जाएं धीरे धीरे, और जब तक आप नहीं हैं तब तक के लिए आप किसी कृषि विशेषज्ञ को हायर करें और अपने प्रतिष्ठान में, अपने शॉप में, अपनी क्लिनिक में उनको बैठाएं और उनके माध्यम से करें। जी, पोल्ट्री फार्म के लिए केंद्र सरकार मदद करेगी क्या और कौन से बैंक से संपर्क करें? जो भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनसे आप संपर्क करें। आप पोल्ट्री फार्म शुरू कर सकते हैं और एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर का अगर आप प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो जैसा सब्सिडी के बारे में हमारे द्वारा बताया गया है वो सब्सिडी की पात्रता आपको होगी और पोल्ट्री फार्म आप बहुत अच्छी तरह से शुरू कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्म बॉयलर की भी हो सकती है, यानी जो मांस के लिए मुर्गियां पालते हैं, और दूसरा लेयर के लिए भी हो सकती है, जो अंडे के लिए मुर्गियां पाली जाती हैं उसके लिए भी हो सकती हैं। अगर आप हेचरी स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सरकार आपको मदद करेगी। देखिए, एक प्रश्न है, सबसे अच्छी आम की किस्म कौन सी है, वह हमें कौन सी किस्म लगाना अनिवार्य है। मैं ये नहीं जान पा रहा हूं कि आप किस जिले से हैं। आप सबसे अच्छा है कि अपने जिले में जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां आप संपर्क कर लें और इस प्रश्न का बहुत बेहतर जवाब आपको मिल जाएगा। यदि आपके जिले में कृषि महाविद्यालय या कृषि विश्वविद्यालय तो वहां भी आप संपर्क कर सकते हैं और इस प्रश्न का आपको अच्छा जवाब मिल जाएगा। फसलों का डॉक्टर कैसे बने, इस प्रश्न पे काफी मैंने चर्चा कर ली है। ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्री रहेगा, बिल्कुल ट्रेनिंग प्रोग्राम बिल्कुल फ्री रहेगा, उसमें कोई शुल्क नहीं लगता है। रहने खाने की ये व्यवस्था ट्रेनिंग आयोजित करने वाली संस्थाओं की होती है। 1.5 महीने तक आपको पढ़ाई करनी होगी और इस 1.5 महीने के दरमियान आपको काफी कुछ जानकारी यह ट्रेनिंग के माध्यम से भी मिल सकती है। देखिए, अनिमेश जी ने लिखा है, सर आर्ट के लोग भी एग्री क्लिनिक खोल सकते हैं। एक साइंस के लोग को साथी बना लें जिनके पास ये हो और उनके आप पार्टनर बन जाएं। इसके माध्यम से आप एग्री क्लिनिक खोल सकते हैं, क्यों नहीं खोल सकते हैं। अच्छी वैरायटी के आम के पौधे के लिए कहाँ संपर्क करें? निश्चित रूप से अच्छी वैरायटी के आम के पौधों के लिए सरकारी नर्सरियों में संपर्क कर सकते हैं। सरकारी नर्सरियों का मतलब है कि जैसे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की जो नर्सरी है या राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की जो नर्सरी है उसको संपर्क कर सकते हैं। और भोपाल के आसपास अगर आप हैं तो फ्रूट रिसर्च स्टेशन है यहाँ भोपाल में, ईंट खेड़ी में, वहाँ बहुत अच्छी प्रजाति के पौधे मिल जाएंगे और भरोसेमंद पौधे होंगे। चूंकि राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय का यह फल अनुसंधान केंद्र है। हाँ, आप मंदसौर में हैं सचिन भट्ट जी, और लिखे हैं कि सर हमें जानकारी कैसे मिलेगी।
मंदसौर में सेडमैप के जिला समन्वयक से आप मिलने की कृपा कर लें और हमारा कार्यक्रम कब शुरू होता है ये आपको जानकारी वो दे देंगे। आप उनको अपना फ़ोन नंबर दे दीजिएगा तो वो जानकारी आपको मिल जाएगी। और नहीं तो रतलाम में लाइवलीहुड कॉलेज है, वहाँ थोड़ा सा चले जाइए, आपके बगल का जिला है, तो वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दे दीजिएगा। जब भी ये कार्यक्रम होगा, चूँकि रेसिडेंशियल है इसलिए आप वहाँ जाके रह सकते हैं और 1.5 महीने की प्रशिक्षण कार्यक्रम कर सकते हैं, या इंदौर में आप सेज यूनिवर्सिटी संपर्क कर सकते हैं। तमाम लोगों से संपर्क कर सकते हैं और सबको ज़रूरत है अपने कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। कार्यक्रम हम तब तक नहीं आयोजित कर पाएंगे जब तक हमें प्रशिक्षणार्थी नहीं मिलेंगे। तो आपको जितनी चिंता हो रही प्रशिक्षण के लिए, उससे ज़्यादा चिंता इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजकों को होती है कि हमें पूरी संख्या में प्रशिक्षणार्थी मिलने चाहिए, तभी हम प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर पाएंगे। कम से कम 20 प्रशिक्षणार्थी होते हैं तब हम प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रारंभ कर सकते हैं। हाँ सर, ग्रीन हाउस फार्मिंग के लिए क्या प्रोसेस होती है? देखिए, ग्रीन हाउस मैं समझता हूं कि पॉली हाउस को कह रहे हैं या नेट हाउस को कह रहे हैं। तो आप जिस भी जिले में हैं वहां पॉली हाउस वगैरह लगा हुआ है। पॉली हाउस में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आप अगर नहीं भी करेंगे और पॉली हाउस संचालित करना चाहते हैं, सरकार 50% अनुदान देती है। ये उद्यानिकी विभाग से जाके आप मिलिए और उस पॉली हाउस के भीतर या तो रोज माने गुलाब की खेती होती है, जो ऑर्नामेंटल और कट फ्लावर्स जो होते हैं उसकी खेती करते हैं, या कहीं टमाटर की खेती कर लेते हैं, कहीं शिमला मिर्च की खेती कर लेते हैं, कहीं खीरे की खेती कर लेते हैं। इस तरह से जो फसलें महंगी बिकती हैं उसकी खेती उस पॉली हाउस में कर लेते हैं। जी अच्छा, फिर ये प्रश्न है, आर्ट वाले भाग ले सकते हैं? भाग लेने के लिए जो अहर्ता है मैं खूब अच्छी तरह से बता दिया। अगर आप उस अहर्ता में फिट नहीं होते हैं तो आप अपना ऐसा पार्टनर ढूंढ सकते हैं जिसके साथ आप पार्टनरशिप करके योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। अच्छा, पुनः प्रश्न है, फसलों का डॉक्टर कैसे बने? डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है और कुछ साहित्य पढ़ना पड़ता है, कुछ प्रशिक्षण लेना पड़ता है और फिर आप फसलों के डॉक्टर अनुभव के आधार पे अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे। अदिति मिश्रा, कोई प्रश्न नहीं है, सिर्फ आपने अपना मोबाइल नंबर शेयर किया है। बटन मशरूम मैन्युफैक्चरिंग पर कोई अनुदान है? बिल्कुल, हमारे इस कार्यक्रम में आ जाइए। मशरूम उत्पादन के लिए भी वही अनुदान है जो आपकी